अगर खुद हमारे देश के न्यायाधीश ही कानून तोड़ने लगे, कानून का मजाक उड़ाने लगे, तो एक आम व्यक्ति कहां जाए, किसके पास जाए? ये एक सत्य घटना पर आधारित है ये स्टोरी। इससे पहले मैंने 2 एपिसोड इसके बनाए हुए हैं और मैंने उसमें ये दिखाया था कि कैसे खुद कानून का ही मजाक बना रहा है, यानी कानून खुद कानून को तोड़ रहा है। हमारे देश के न्यायाधीश किस तरीके से कानून का मजाक बना रहे हैं। तो पहले मुझे संक्षेप में उन दोनों एपिसोड को बताना होगा, क्योंकि अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं, जब तक आप उस मैटर को नहीं समझेंगे, उस पूरी स्टोरी को नहीं समझेंगे, आपको इस वीडियो में काफी हद तक कुछ समझ में नहीं आ सकता। तो दरअसल इसमें मैंने कैरेक्टर के नाम चेंज कर दिए हैं, स्थान का नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मैं नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति की किसी भी तरीके से कोई बदनामी हो, उसका नाम खराब हो। इसलिए मैंने जो भी इसमें पात्र हैं उनके नाम बदल चुका हूं और उनके स्थान के नाम भी बदल दिए हैं। दरअसल मेरठ जिले में एक निशा नाम की औरत रहती है, जो पेशे से खुद एक वकील है। उसका काम है भोले भाले लोगों को फंसाना, बाकायदा उससे शादी करना और शादी के तुरंत बाद घर में इतना अधिक कलेश करना कि नौबत तलाक तक आ जाए। और फिर उस तलाक के एवज में निशा उस व्यक्ति से बहुत मोटी रकम की डिमांड करती है, जिसे देना उस व्यक्ति की मजबूरी होती है। और उस मोटी रकम को हासिल करने के बाद निशा फिर अपना एक नया शिकार ढूंढती है। इसी तरीके से वह दूसरा, तीसरा, चौथा और बहुत सारे शिकार ढूंढ चुकी है और बहुत सारे भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। इसी में मैंने ये बताया था, एक मेरठ जिले का संजीव नाम का एक भोला भाला व्यक्ति निशा के जाल में फंस जाता है और वह उतना खुशनसीब नहीं था जितने पहले उसके शिकार रहे थे, क्योंकि वह एक सरकारी नौकर था। निशा ये जानती थी कि एक सरकारी नौकर को आजीवन उससे पैसा ऐंठा जा सकता है, इसलिए निशा ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी की और शादी के तुरंत बाद घर में इतना अधिक कलेश करा कि नौबत तलाक तक आ गई। और उस तलाक के एवज में इतनी मोटी रकम की डिमांड करी निशा ने कि उसे अपना पुश्तैनी घर बेचकर उसकी डिमांड को पूरा करना पड़ा। संजीव की गलती यह थी कि उसने वह समझौता मात्र एक स्टाम्प पेपर पर बाकायदा कोर्ट में करा था। उसे एक बहुत मोटी रकम देने के पश्चात उससे तलाक नहीं ले पाया था, क्योंकि वह इतना परेशान हो गया था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। और संजीव को वो मोटी रकम देने के पश्चात ये लगने लगा था कि शायद अब उससे का निशा से पीछा छूट चुका है और वह दूसरी शादी करके खुशहाल जीवन बिताने लगा था। लेकिन संजीव को क्या पता था कि 20 साल बाद उसके ऊपर निशा नाम की आफत एक बार दोबारा टूटेगी। 20 साल बाद निशा ने वो पैसा लेने के बाद भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया और इस हद तक परेशान करा कि संजीव की दूसरी पत्नी के जेवर तक निशा की डिमांड की भेंट चढ़ गए। लेकिन निशा की पैसों की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संजीव जब कुछ पैसे उसे दे देता तो वो कुछ समय शांत रहती और कुछ समय पश्चात वह एक बार पुनः संजीव को परेशान करने लगती। अब उसने एक नया रूप धारण निशा ने करा कि उसने एक जज को अपनी तरह मिलाकर, अब वो कैसे उसने जज को काबू में कर लिया, वैसे निशा के मैं बताऊं बार काउंसिल में बहुत अच्छी पकड़ थी, क्योंकि वह एक दबंग लेडीज है, एक दबंग वकील थी। उसने जज को अपने कब्जे में लिया
और उसने संजीव की सैलरी को होल्ड करवा दिया। किस बेस पर होल्ड कर उस जज महोदय ने कर दिया, ये संजीव को पता ही नहीं चला और संजीव के पास कोई सम्मन नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने संजीव की सैलरी होल्ड कर दी और संजीव अपनी सैलरी छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो कार्रवाई होती है वह करना उसने स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से न्याय प्रक्रिया चलने लगी और आज संजीव की सैलरी होल्ड हुए 7 से 8 महीने हो गए। संजीव की यह स्थिति हो गई है कि सरकारी नौकर होने के पश्चात कि उसकी सैलरी उसके अकाउंट में तो आ रही है लेकिन वह निकाल नहीं सकता, खाता सीज करवा दिया है। संजीव के पास अपने खाने के पैसे तक नहीं है, उसके बच्चे की फीस तक वो कैसे दे, इस तक की ये तक नौबत संजीव के ऊपर आ पड़ी है। निशा की दबंगई इस हद तक पहुंच चुकी है जब संजीव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने केस के लिए अपील दायर करना चाहिए तो निशा ने हाई कोर्ट के वकीलों को कभी अपने वकील होने के नाम पर बरगलाया तो कभी बार काउंसिल के नाम पर हाई कोर्ट के वकील को संजीव का केस लड़ने से मना करा, जिस कारण संजीव को अपना केस लड़ने के लिए कोई वकील ही नहीं मिल पा रहा था, कोई वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से संजीव ने एक वकील को तैयार किया जो काफी ईमानदार किस्म का था और उसने संजीव का केस लड़ने का फैसला किया। जब संजीव का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, जब जज ने उस केस को पूरा समझा, उसे पढ़ा, तो हाई कोर्ट का जज भी हैरान रह गया कि कैसे कोई एक जज किसी व्यक्ति से उसके जीने का अधिकार छीन सकता है। यानी अगर हमारे देश की सरकार भी किसी अपराध के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड भी करती है अपराध के लिए, जब तक वह कर्मचारी पूरी तरीके से अपराधी घोषित नहीं हो जाता है, सरकार भी उस व्यक्ति को उसके गुजर बसर के लिए आधी सैलरी देती है। तो फिर कैसे एक जज किसी की पूरी सैलरी होल्ड करा के एक पूरे परिवार को हाशिए पे ला सकता है? संजीव के पास खाने के पैसे नहीं है आज की तारीख में, संजीव के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, संजीव के पास बार बार इलाहाबाद जाने के पैसे नहीं हैं। संजीव कैसे अपने बच्चे की पढ़ाई करवाए? निशा का जो मेन मकसद है कि संजीव अगर उससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है तो उसकी मृत्यु के पश्चात एक तो निशा को ही सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि संजीव और निशा का जो समझौता हुआ था वो मात्र एक स्टाम्प पेपर पर हुआ था और कोई भी कानून स्टाम्प पेपर पर हुए समझौते को पूरी तरीके से समझौता नहीं मानेगा। यानी कानूनी तौर पर निशा ही संजीव की पत्नी बनी रहेगी। तो इस तरीके से निशा को उसकी मृत्यु के पश्चात संजीव की सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी और संजीव का जो पीएफ वगैरह का पैसा है वो भी निशा को मिलेगा और उसके बाद जो संजीव की पेंशन बनेगी वो भी निशा को मिलेगी। और जो संजीव की दूसरी पत्नी और उसका बेटा है वो भूखमरी की कगार पे चले जाए, वो कैसे जिए या मरे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति को किस हद तक पैसे की भूख हो सकती है, इसमें मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है। और अब मैं बताऊंगा कि संजीव की क्या स्थिति हो चुकी है, अब वो आगे क्या करेगा, क्या वो जिंदा रह पाएगा या इस सिस्टम से परेशान होकर शायद इच्छा मृत्यु का रास्ता चुनेगा। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो।
दरअसल इस पूरी स्टोरी को जो मैंने शुरू से जो स्टार्ट की थी वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आगे के बताता हूं कि आगे की क्या प्रक्रिया हुई। जब हाई कोर्ट के जज ने संजीव के केस को पूरी तरीके से स्टडी किया तो उन्होंने भी ये माना कि यहां पर कानून का सरासर मजाक उड़ाया जा रहा है और हाई कोर्ट के जज ने तुरंत आदेश पारित करा कि संजीव की सैलरी को तुरंत रिलीज करा जाए। जब संजीव हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर लोअर कोर्ट गया अपनी सैलरी रिलीज कराने के लिए, तो उसका केस उसी जज के पास गया जिन्होंने उसकी सैलरी को होल्ड करवाया था। उन जज साहब ने हाई कोर्ट के आदेश को बाकायदा देखा और संजीव और उनके वकील से कहा कि मैं 1 महीने बाद इस केस पर सुनवाई प्रारंभ करूंगा, जिस पर संजीव और उनके वकील ने जज साहब से गुहार की कि हाई कोर्ट का आदेश है सैलरी को तुरंत रिलीज कराने का, और जज महोदय से आग्रह किया कि एक व्यक्ति की 7 से 8 महीने सैलरी होल्ड हुए हो गया, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है, जिसपे आप अपने गुजर बसर के लिए कोई और जरिया नहीं बचा है, तो आप प्लीज दया करके इस पर बैंक को एक ऑर्डर जारी करें इसकी सैलरी रिलीज करने के लिए। लेकिन जज साहब ने संजीव और उसके वकील की एक भी नहीं सुनी। वहां से निराश होकर संजीव और उसके वकील सीधे अपनी बैंक में गए और उस मैनेजर साहब को हाई कोर्ट का वो आदेश दिखाया जिसमें सैलरी तुरंत रिलीज कराने का आदेश पारित किया गया था, जिसको मैनेजर साहब ने बाकायदा पढ़ा और पढ़ने के बाद एक ऐसी बात संजीव को बताई जिसको सुनकर संजीव और उनके वकील हैरान रह गए। बैंक मैनेजर ने बताया कि खुद जज साहब मुझे फोन करके धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने संजीव की सैलरी को रिलीज किया तो मैं तुम्हें अदालत में घसीट लूंगा, मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा। क्या एक जज एक बैंक मैनेजर को धमकी दे सकता है? सरासर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है यहां पर। जब संजीव और उसके वकील ने यह सुना तो उनकी समझ में आ गया कि जज साहब ने उनकी सैलरी को क्यों होल्ड करवाया है, यानी उनकी मंशा क्या है। एक व्यक्ति को का जीवन खत्म कर दिया जाए, उसका दाना पानी बंद कर दिया जाए, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए तो शायद वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह पाए। दोबारा से एक बार पुनः संजीव ने हाई कोर्ट का रुख किया इस चीज के लिए कि ये हाई कोर्ट के का आदेश क्या अवमानना की गई है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन जब ये केस हाई कोर्ट पहुंचा, जज साहब को पता लगा, लेकिन होली का त्योहार आ गया जिसके कारण अदालत की छुट्टियां पड़ना थी। तो जज साहब ने कहा कि अब होली की छुट्टी के बाद ही मैं आपके केस पर कोई कार्रवाई कर सकता हूं। बस यहीं पर सारा खेल हो गया। उस लोअर कोर्ट के जज को वो मौका मिल गया उस हाई कोर्ट के जज को बरगलाने का। वो कैसे उसने बरगला दिया, या फिर उस निशा ने किस तरीके की प्लानिंग करके हाई कोर्ट के जज को भी अपनी तरफ कर लिया। जब होली के त्योहार के पश्चात जब कोर्ट खुली तो संजीव का केस जब सामने आया तो जज साहब को इस बात से नाराज होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जजमेंट का एक लोअर कोर्ट ने पालन नहीं किया, उल्टा इसका जस्ट उल्टा हो गया। जज साहब ने कही कि मैं आपकी अब इस केस की तारीख 1 महीने आगे की डाल रहा हूं और उसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे।
तो इस पर संजीव के वकील ने कहा कि जज साहब, आपने ही यह आदेश पारित किया था तुरंत सैलरी रिलीज कराने का। एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो चुका है। मानवता का परिचय देते हुए कृपया इंसाफ कीजिए। इस पर जज साहब ने कहा, नहीं, मैं उसका भी पक्ष जानूंगा, जबकि ये केस ही नहीं था उसका पक्ष जानूंगा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था। अब क्या हुआ इस बीच में, होली के त्योहार के बीच में, ये तो वही जाने। उन जज साहब ने भी सीधे सीधे उस केस को टाल दिया 1 महीने के लिए। जिस व्यक्ति के लिए एक एक दिन भारी हो रहा था, जिसको अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दे मिल रही है, जिस व्यक्ति को गुजर बसर के पैसे नहीं बचे हैं, जिस व्यक्ति को अब कहीं से उधार की संभावना खत्म होती जा रही है, वो कैसे व्यक्ति इन जजों का शिकार बने, कैसे वो बार बार इलाहाबाद जाए, किस तरीके से वो केस लड़े, और क्या मानवता रह गई इन न्यायाधीशों में जिनको लोग भगवान का दर्जा देते हैं। अब इसके बाद संजीव के पास क्या रास्ता बचा। संजीव की इतनी अब हैसियत नहीं रह गई है वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रह गई है। लोअर कोर्ट ने उसके संग में अन्याय करा, हाई कोर्ट में उसे न्याय मिला, लेकिन कुछ समय बाद हाई कोर्ट ने भी उसके संग में अन्याय कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट उसके जाने की हैसियत नहीं है। ऐसे में आप लोग बताएं कि क्या करे संजीव, कहां जाए। लोग अगर किसी के संग में अन्याय होता है तो वह अदालत का ही तो रुख करता है, न्याय के मंदिर का ही तो रुख करता है। जब न्याय के मंदिर के अंदर बैठे हुए देवता ही कानून का मजाक बनाने लगे तो फिर वो व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, कहां जाए, किसके पास जाए। अगर कल को संजीव और उसकी दूसरी पत्नी या उसका बेटा सब मिलकर अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वह निशा होगा, वह लोअर कोर्ट का जज होगा, या वह हाई कोर्ट का जज होगा, जिसने लगातार सिस्टम को अपने पैरों के तले रौंदा है, कानून का मजाक उड़ाया है, मानवता को सिरे से ताक पर उठाकर रख दिया। कहां जाए एक आम आदमी। जो अदालतें इस देश में अपराधियों के लिए रात में खड़ी हो जाती है, वो एक आम व्यक्ति की परेशानियों को क्यों नहीं समझ सकती, क्यों उसको तारीखों पे तारीख दी जाती है इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जिसके पास खाने को अपने भरण पोषण के लिए पैसा नहीं बचा हो। क्या वो व्यक्ति को हमारे देश की अदालतें अब भूखा मारना चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं कि एक व्यक्ति से उसके शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाए? हम कह रहे ठीक है, आप संजीव का केस देखिए, आप उसे दोषी होता है तो उसे सजा दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे भरण पोषण के लिए अब कोई चारा नहीं बचा है, इसके बाद मैं अपने गृहस्थी या अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता, तब तो आप संवेदनशील हो जाइए। आप न्यायाधीश हैं, कोई भगवान नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश में आम व्यक्ति को पूरा अधिकार दिया था, लेकिन आपने उन अधिकारों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो वह न्यायालय का रुख करता है। जब न्यायालय ही इस तरीके का अत्याचार करने लगे तो व्यक्ति कहां जाए, उसके पास क्या साधन है, क्या कर सकता है। बहुत निराश हूं मैं इस चीज पर। चाहता हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरा वीडियो सुप्रीम कोर्ट जाए, मुझे भी बुलाए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जो सजा देना है दे, लेकिन मैं सच हूं तो वो उस लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी जो कानून के द्वारा इंसाफ होता है वो भी मिलना चाहिए। मेरा तो दिमाग घूम चुका है इस केस को स्टडी करने के बाद। पता नहीं आप एक संजीव की और उसके परिवार की समस्या पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं।
अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स पे आप बताना कि अब इसके बाद क्या किया जा सकता है। जिसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के पैसे नहीं है, हाई कोर्ट में भी शायद वो अब विड्रॉ कर लेगा, शायद पैसे नहीं है इस वजह से, और कोई वकील फ्री में केस नहीं लड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्या उसे इच्छा मृत्यु के लिए अपील दायर करना चाहिए या उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना। और मैं ये वीडियो लाइक के लिए नहीं बना रहा हूं, एक सत्य घटना को उठा रहा हूं, अपने सिस्टम से लड़ रहा हूं। आप लोगों के जरिए आप लोग मेरी शक्ति बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे शेयर जरूर करें। बाकी बड़े भारी मन से आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।